नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, यानी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हैं और आरएसएस की ओर से जो सह कार्यवाह हैं अरुण कुमार, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब तमाम तरह की चर्चाएं हैं साहब इस बैठक को लेकर के, लेकिन जो मेरा अपना निजी आकलन है, एक तो ये योगी आदित्यनाथ के आवास पर हो रही है, जिसमें आप आरएसएस की मौजूदगी कह लीजिए, आरएसएस की दखल कह लीजिए या निगरानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या उनका मार्गदर्शन कह लीजिए। और दूसरे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से खासे चर्चा में थे, सुर्खियों में थे, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सो कॉल्ड नेशनल मीडिया को कुछ कुछ परोसा जा रहा था कि जैसे अंदर खाते योगी के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा हो और फैसला ही होने वाला हो। वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह की मुहिम कई बार चल चुकी है और दम भी तोड़ चुकी है। और इस बार भी जब नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कोई अलग से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व तो जानता था कि इस तरह की मुलाकात का मतलब ये होगा कि आप एक और मौका दे दीजिए मीडिया को कुछ कुछ उछालने के लिए। जो हुआ नीति आयोग की बैठक में हुआ, सबके सामने हुआ। फिर जो मुख्यमंत्रियों की बैठक अलग से बुलाई थी भारतीय जनता पार्टी रोल्ड स्टेट की, वहां भी सबके सामने ही मुलाकात हुई। लेकिन एक बड़ा अंतर उसमें देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ को जो पंक्ति दो बनाई गई थी, उनमें ठीक अमित शाह के सामने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगल में स्थान दिया गया। और ये जो बैठक हो रही है, इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। वो क्या चर्चाएं हैं, ये बैठक हो क्यों रही है, क्या अभी से 27 और 29 की तैयारी शुरू हो चुकी है, या ये जो फिर से जातीयता का गुब्बारा फुलाया जा रहा है किसी न किसी रूप में, इससे निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है। चलिए सीधे जुड़ लेते हैं। लखनऊ से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जो इन सारे घटनाक्रमों पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो इस बैठक का एजेंडा बताइए हमारे दर्शकों को, ये बैठक क्यों हो रही है? देखिए, जब गोविंदाचार्य भारतीय जनता पार्टी में संघ की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री थे 90 के दशक में, तब ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में 4 काम होते हैं, चिंतन 4-5 काम, चिंतन, मंथन, बैठक, भोजन, विश्राम। 5 काम होते हैं बस। चिंतन होगा, फिर मंथन होगा, फिर बैठक होगी, फिर भोजन होगा, फिर विश्राम होगा। और ये इसलिए कहा जाता था कि पार्टी के कार्यकर्ता की, रैंक एंड फाइल की, पार्टी के समर्थक वर्ग की ये अपेक्षा थी कि बीजेपी और बेहतर काम करे और बेहतर परफॉर्म करे, पार्लियामेंट में ज्यादा सीटें आए और राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित करे और उस आंदोलन को तेज करे, यानी हिंदुत्व के राह पर चले। तो लोगों को जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते थे, तो इसमें 5वां आइटम जोड़ दिया गया था, विश्राम। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। नरेंद्र मोदी के पदार्पण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में चिंतन भी होता है, मंथन भी होता है, बैठक भी होती है, भोजन भी होता है, लेकिन काम होता है, उसके बाद विश्राम नहीं होता। तो और नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार पार्टी को सकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव भी हारी है उनकी सरकार में, 2 बार दिल्ली में हारे हैं, पंजाब में नई सरकार बना पाए, झारखंड हार गए थे चुनाव, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की स्पष्ट बहुमत के बावजूद शिवसेना अलग हो गई तो सरकार वहां नहीं बनी। कर्नाटक में भी चुनाव हारे हैं अभी पिछले साल, उसके पहले तेलंगाना, 2018 में बंगाल,
जी। नहीं, तेलंगाना में तो खैर वो क्लेमेंट ही नहीं थे, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 चुनाव वो 2018 में हारे हैं और अभी पिछला चुनाव हिमाचल में हारे हैं। तो बीजेपी चुनाव भी हारी है। खैर, तो अब ये जो बैठक है यूपी में, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रस्तावित थी। पहले उसको जून के अंत में होना था, फिर हुआ कि साहब राज्य कार्यकारिणी की बैठक 14 जुलाई को हो जाए, उसके बाद होगा। फिर इसकी डेट आई 5 अगस्त, अब ये बढ़ते-बढ़ते आज हो रही है। ये बैठक लॉन्ग ओवरड्यू थी। तो इसके सामने मुद्दा बड़ा स्पष्ट है और जो सारे आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ये स्पष्ट ये नीति बनाई कि ये जो विभाजनकारी जो जातिवादी राजनीति है, जहाँ पे ये सपना दिखाया जाता है कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। तो डीएम सीएम पीएम तो तीनों अपने हो गए, मोदी जी भी बैकवर्ड हैं, तो और तमाम राज्यों में सीएम भी बैकवर्ड है। लेकिन जो वास्तविक जो आपकी जो फिजिकल वेलबीइंग है, जो आपकी संपन्नता है, विकास है, वो कैसे होगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब तक ये इस जाति के दुष्चक्र को नहीं तोड़ेंगे और जनता के सामने एक पॉजिटिव सकारात्मक एजेंडा नहीं पेश करेंगे, तब तक यूपी को जाति के भंवर जाल से निकालना बहुत कठिन काम है। तो बीजेपी ने जो है एक पॉजिटिव एजेंडा की एक रणनीति बनाई और कहा कि हम जो है गैर यादव जाट को, ओबीसी को और गैर जाटो दलित पे हम फोकस करेंगे और अपने जनाधार का विस्तार करेंगे। इस रणनीति पर चलते हुए बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव में यूपी में 72-73 सीटें जीती। 2017 में विधानसभा के चुनाव में 325 सीटें जीती 403 में। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें कुछ कम हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया था। फिर भी सीटें बीजेपी की 62-63 सीटें आई थी। 62 2022 के विधानसभा चुनाव में जातिवादी शक्तियों ने जोर मारा और बीजेपी के अति पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान और धर्मवीर सिंह सैनी वगैरह अलग हुए, लेकिन बीजेपी ने आराम से करीब 270 सीटें जीती असेंबली में। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा लड़खड़ा गया, जबकि जबकि सभी वर्गों को, सभी जाति मजहब के लोगों को जो भी विकास योजना थी उसका भरपूर लाभ मिला और कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आई। कुछ शिकायतें जरूर आई कि आवास में पैसा लिया गया। तो यूपी में 75 जिले हैं, 25 करोड़ की आबादी है, 60,000 यहाँ ग्राम पंचायतें हैं, 600 से अधिक यहाँ पे नगर निकाय हैं और 18-19 यहाँ पे नगर निगम हैं। तो कोई जो जादू की छड़ी किसी सरकार के पास नहीं होती है। जो भी कुछ होगा वो वर्तमान सिस्टम, जो गिवन सिस्टम के दायरे के अंदर ही होगा, उससे बाहर नहीं आ सकता। तो 24 में ये बीजेपी का जो विकास का नारा था, सारी योजनाओं से लोगों को भरपूर लाभ दिया गया। कोरोना की दो लहर गुजरी, अप्रैल 2020 में और फिर अप्रैल मई 2021 में लॉकडाउन लगा, लोगों को बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ। 70-75 लाख लेबर महाराष्ट्र से, बम्बई से, गुजरात से, पंजाब से, तमिलनाडु से, हरियाणा से लौट के वापस आया अपने गांव में, खासकर ईस्टर्न यूपी में। लेकिन सरकार के साधनों के अंतर्गत जो कुछ संभव था सब कुछ किया गया और बड़ी संख्या में लेबर वापस नहीं गया। तो जो टेक्सटाइल टाउन है तमिलनाडु का, त्रिपुर में लेबर का संकट पैदा हो गया, आधी इकाइयां वहां आज भी चालू नहीं हो पाई है। तो अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जाति का जिन्न बोतल से बाहर कैसे आया। अब इसको जो है कैसे जो है इसका जो खोखलापन था, जो 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 जनता के सामने हमने स्पष्ट किया था और 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव जीते थे, तो आखिरकार ये फिर से मजबूत कैसे हो गया, अब इसको कैसे वापस भरा जाए। अब ये स्पष्ट हो गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और खटाखट योजना 1 लाख रुपया साल में 8,500 रुपए महीने, इसके चलते बीजेपी अपोजिशन को यूपी में सफलता मिली। 80 सीटें हैं, 37 सपा को मिली, 6 कांग्रेस को मिली और बीजेपी सिमट गई 33 के ऊपर। तो अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जाति की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद भी कमजोर होती हुई नहीं दिख रही। 3 मुद्दे हुए। पहला, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार को आदेश दिया कि मेरिट सूची को आप दोबारा बनाएं, 3 हफ्ते के अंदर बनाएं
और उस पे ये आरोप था कि साहब जो ओबीसी वर्ग के छात्रों को सीटें कम की गई हैं, और जो ओबीसी वर्ग के जो छात्र थे, जो मेरिट का लेवल था 60%, जो 65% में आ गए, तो उनको जनरल कोटे में ना करके ओबीसी कोटे में कर दिया गया, इसलिए उनकी उनकी संख्या कम हो गई, करीब 5000। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम योगी हाईकोर्ट के आदेश का लेटर एंड स्पिरिट में पालन करेंगे और किसी भी वर्ग के साथ किसी किस्म का अन्याय भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा मामला बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि साहब जो शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो वर्ग लाभान्वित हो चुके हैं और जो कई पीढ़ी से इसका लाभ पा रहे हैं, वो तो कोटा विद इन कोटा किया जाए। जो डोमिनेंट कास्ट विद इन एससी हैं, उनको जो है अगर 21% है तो उनको 7, 8, 10% में समेट दिया जाए और बाकी 11% अन्य जातियों को मौका दिया जाए जिनको पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं सरकारी नौकरियों में या अनेक सरकार की योजनाओं में। तो इससे भी माहौल बना। हालांकि केंद्र सरकार ने 48 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमत नहीं है और भारत के संविधान में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं करेंगे ये। उसके बावजूद भी और आपको ध्यान है कांग्रेस के लोगों ने इस पे चुप्पी साधे रखी। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इसका विरोध किया और यहाँ तक कहा कि साहब संविधान को अमेंड करके आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यूट्रलाइज करिए, क्योंकि अगर कोर्ट का आदेश और जजमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो कभी भी लागू हो सकता है। तीसरा जो सरकार ने जो मैं कहूंगा कि ये बीजेपी का एरर ऑफ जजमेंट है, गलती है, कि आपने पहले 54 या 50 सीटों पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे केंद्रीय मंत्रालयों में आपने लेटरल एंट्री का विज्ञापन छापा और जब उसका विरोध हुआ तो आपने वापस ले लिया। बाद में खबर ये आई कि इसके लिए जो बीजेपी के गठबंधन साथी हैं या चिराग पासवान हैं, जनता दल यूनाइटेड है या टीडीपी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, या बीजेपी या यूपी की अपना दल की अध्यक्ष वो है अनुप्रिया पटेल हैं, आपने उनको बगैर विश्वास में लिए ये आदेश ये विज्ञापन निकलवा दिया। तो अब जो है अपोजिशन का जो दुष्प्रचार है कि सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, उसको एक नई ताकत मिल गई कि देखो लेटरल एंट्री कर रहे हैं, इसमें एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और देखो लेकिन वीरेन जी, हाँ, ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ये तो वैसे भी यूपीएससी के जरिए होती है और लेटरली एंट्री जो भर्ती का आवेदन मांगा गया था विज्ञापन के जरिए, ये कोई पहली बार तो ना मांगा नहीं गया है। नेहरू के जमाने से हो रहा है, डॉक्टर नेहरू के जमाने से हो रहा है। मनमोहन सिंह से लेकर के पता नहीं कितने लोग जो हैं वो भर्ती हुए थे एक जमाने में। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं और बता दूं आपको, वीरप्पा मोइली कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग बना था और ये हर 10 साल में बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ये रिकमेंड किया था 2012 में। उसके बाद मनमोहन सिंह ने नियुक्तियां की थी। लेकिन सवाल ये है कि संदर्भ से मुद्दा बनता है, मौका, वक्त, नजाकत। सरकार ने ये विज्ञापन जारी करते समय इसका ख्याल नहीं रखा कि जब अभी 2 महीने के पहले चुनाव में आरक्षण को लेकर इतना बड़ा लेके मुद्दा बनाया गया था, तो सरकार को अपोजिशन को ये एम्युनेशन प्रोवाइड करने से पहले सोचना चाहिए था, तो मुद्दा बन गया। तो अब ये 3 मुद्दे बन गए हैं। तो आज जो बैठक हो रही है कि कैसे जो नैरेटिव हमारा कमजोर हुआ है, राजनीति में सबसे बड़ी ताकत होती है पहल किसके पास है, हु इज टेकिंग द इनिशिएटिव, एजेंडा कौन सेट कर रहा है। तो हमें ये बिना लाग लपेट के ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी का नैरेटिव पे पकड़ कमजोर हुई है, बीजेपी की एजेंडा सेट करने की क्षमता कम हुई है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने लाल किले से अपने संबोधन में बहुत सी चीजों को बहुत स्पष्ट किया है और 2 बातें उन्होंने कही है। पहला तो जो लोकसभा में वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल आया है, और दूसरी बात जो उन्होंने 15 अगस्त को कही है लाल किले की प्राचीर से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सांप्रदायिक लगता है, देयर शुड बी सेकुलर सिविल कोड। हालांकि उसको लेकर के जितनी चर्चा होनी चाहिए थी और जितना शोर मचना चाहिए था, वो सेकुलर खेमे से उतना शोर नहीं मचाया गया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी हमारे सामने वक्फ बिल है और यूपी में नजूल एक्ट अमेंडमेंट की बात चल रही है। तो पहले और ऑलरेडी यूपी में ये जो हाईवे पे जो होटल है उनमें नेम प्लेट लगाने की बात चल रही है कि इसका मालिक कौन है, नाम रखा है वंदे मातरम होटल,
और चला रहे हैं हफीज सिद्दीकी। तो ये इस पाखंड पे रोक लगाई जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सेकुलर जो गिरोह को कोई राहत अब तक नहीं मिली है, तो वो ऑलरेडी मल्टी फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार लौट रही है अपने एजेंडे पे। तो अब ये सामने, अब संघ के सामने, बीजेपी की लीडरशिप के सामने ये चुनौती है कि भाई अपना जो है जनता से संवाद कैसे दोबारा स्थापित किया जाए, जनता को अपने बारे में बताया जाए, और जनता को जो विपक्ष का जो विभाजनकारी और सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा है, जनता को कैसे सचेत किया जाए। और जो अपने संगठन में जो कमियां हैं, जो और जो कुछ जो जो, जो लगातार ये खबरें उठती हैं विवाद की कि केशव मौर्य को दिल्ली के इशारे पे जो है वो योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, या दोनों में रार हो गई है और ये हो गया है, और अपोजिशन मजे लेता है। अखिलेश यादव के डेली ट्वीट आते हैं और वो तर्ज करते हैं केशव मौर्य के ऊपर। तो ये जो नेगेटिव कम्युनिकेशन हो रहा है सरकार की अपनी कमियों की वजह से, इससे कैसे रोक लगाई जाए और सरकार की एक सकारात्मक पॉजिटिव तस्वीर और एक इमेज जनता के सामने कैसे रखी जाए और वापस लौटा जाए, ये होगा। और आज की जो बैठक हो रही है, इसमें क्या तय होता है ये तब सामने आएगा जब 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव में बीजेपी क्या संदेश लेके जाती है, ये सामने आ जाएगा। विनय जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही भयभीत हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्रीमी लेयर वाले मामले में जो फैसला दिया था, उसका तो आम तौर पर स्वागत ही हुआ था कि भाई कुछ ही मुट्ठी भर लोग जो हैं वो जनरेशन, आगे की जनरेशन तक लाभ क्यों ले। तो उसमें भी जो है सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कहा कि नहीं नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं मानेंगे। और आप देखिए, आज भारत बंद के नाम पर कई राज्यों में जिस तरह के टकराव देखने को मिले और जिस तरह की, मैं तो कहूँगा कि गुंडागर्दी देखने को मिली। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैबिनेट नकार चुकी है, मोदी सरकार कह चुकी है कि हम नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये भारत बंद का मतलब क्या था? धरने यही तो प्रदर्शन कमी का है, मतलब, यही कमी है संवाद की, यहीं पे कम्युनिकेशन गैप है, यहीं पे सरकार की और बीजेपी की पार्टी की जो संवाद की मशीनरी है वो कमजोर पड़ जाती है। यही आत्मचिंतन आज की बैठक में हो रहा है। और योगी जी ने जो 7 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में जो 18 मंडलों के विधायकों सांसदों से मुलाकात की, उन्होंने यही कहा है कि सोशल मीडिया पे अपनी सक्रियता बढ़ाएं और विपक्ष के दुष्प्रचार का डटकर मुकाबला करें। उन्होंने यही तो कहा, संवाद को बढ़ाइए, ये संवाद की कमी है आपकी। और आज और जो और एक बात और, आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने, सोनकर समाज के लोगों ने, धोबी समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और आज जो भारत बंद की कॉल का विरोध किया है, इनको कुछ नहीं मिला है। और एक बात और भी है, एससी में जो जाटव और पासी पॉलिटिकल सीटों पर यूपी में लगभग 100% कब्जा इन्हीं का है। एक दो कहीं कोयली आ गए होंगे। और ओबीसी में यादव, कुर्मी, लोध, जाट और गुजर, इन 5 जातियों का कब्जा है इनकी। और ये जातियां इतनी डोमिनेंट हैं, ये इतना ज्यादा लाभ पा चुकी हैं कि इनके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों में कोई आदमी इनसे लड़ ही नहीं सकता, इनसे कम्पीट कर ही नहीं सकता। यही समस्या जो है आपके ये शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में है। जाटा वो पासी पिछले 80 साल से 75 साल से इसका लाभ ले रहे हैं। राजनीति में पूरी तरीके से जाटव समाज है, 2/3 पे काबिज है, बाकी में पासी हैं। तो जब तक ये इनका वर्गीकरण नहीं होगा, कोटा विद इन कोटा नहीं होगा, 21% में 10% में डोमिनेंट कास्ट और बाकी 11% में वो जातियां जिनको अब तक अपेक्षित लाभ नहीं मिला है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक वो ये सारा लाभ जो है केवल डोमिनेंट कास्ट जो एससी ओबीसी की है इसको लाभ मिलता रहेगा। और सन 2000 में जब राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा है, ये सामाजिक न्याय समिति जिसके अध्यक्ष हुकुम सिंह जी थे मुजफ्फरनगर के, उस समिति की रिपोर्ट को ही लगभग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है। कोई नया काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने।
ये सब इसलिए भी चल रहा है कि 2014 और 2019 में, और मैं तो कहूँगा कि 2017 और 2022 में भी, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी ये जो दलित है, ये जो पिछड़े वर्ग हैं, ये जो अति पिछड़े वर्ग हैं, इनके बहुत बड़ी संख्या में वोट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिले थे। और अब इनको एक मौका मिला है, संविधान का नाम लेकर आरक्षण छीन लिया जाएगा, क्रीमी लेयर और तमाम ये अब जो सीधी भर्तियां होनी थी, इसको लेकर के ये फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 14 से 24 में एक बहुत मूलभूत अंतर आया है। 1990 में जब मंडल लागू करने की घोषणा हुई अगस्त 90 में चौधरी देवीलाल की रैली के पहले, जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और उसी दौर में 89 में बहुजन समाज पार्टी का उभार हुआ था। 89 के असेंबली चुनाव में बीजेपी के वो बीएसपी के 13 या 16 एमएलए चुन के आए थे। उस समय तक देश के वामपंथी पार्टियों ने कभी भी जाति की राजनीति में कभी रुचि नहीं ली। वो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ थे, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ तब नहीं जा सकते थे। ये उस समय उनकी पॉलिटिकल लाइन थी। 2024 में जो यहाँ पे वामपंथी जो इकोसिस्टम है, जो एकेडमिक वामपंथी सिस्टम है, और जो लोग और जो वामपंथी लोग मीडिया में जो डोमिनेट कर रहे हैं आज भी, अब वामपंथ ने जाति के एजेंडे को पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया है। उसको ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे की, हिंदुओं के कंसोलिडेशन की एक ही काट है कि हिंदू समाज को जातियों में खंड खंड भिन्न में इसको बांट दो। तो ये बड़ा फर्क आ गया है कि पूरा जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, जो कि बहुत व्यापक है, और जैसा कि एक फिल्म में कहा गया था कश्मीर फाइल में, सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है। तो जो जो वामपंथी इकोसिस्टम है वो अब जाति के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जी जान से जुट गया है, और यही एजेंडा अमेरिका से भी चलाया जा रहा है, यही एजेंडा यूरोप से भी चलाया जा रहा है, यानी ब्रिटेन से और फ्रांस से। और एक जो फ्रेंच एकेडमिक हैं, जो स्कॉलर हैं, क्रिस्टोफर जेफरले, जो इंडिया में रह रहे हैं पिछले 10-15 साल से, वही राहुल गांधी के सलाहकार हैं। और उन्होंने ही कहा है कि साहब, जब तक आप जाति की बात नहीं करोगे तब तक बीजेपी का मुकाबला आप नहीं कर सकते। और 2024 में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की सीटें कम करने में सफलता पाई है, 240 पे समेट दिया है, इससे उनके हौसले बुलंद हैं। और उसके बाद जो 3 घटनाएं मैं आपको बता चुका हूं, कि जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्राइमरी स्कूल के टीचरों का फैसला, या फिर लेटरल एंट्री, और तीसरा जो वो है, क्या बोला था मैंने, एक और जो मामला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रीमी लेयर वाला, इन 3 चीजों से इनको फिर हिम्मत मिली है। और इनको ताकत इसलिए भी मिल रही है कि इनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है दिल्ली में, वो हरियाणा में। तो उसमें हम इसमें तो इसमें एक बार फिर परीक्षा हो जाएगी कि क्या हमारा भारतीय समाज को जाति में खंड खंड करने का एजेंडा सफल हो रहा है, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। अगर ये सफल हुआ तो ये झारखंड में इसको अपनाएंगे, फिर ये इसको महाराष्ट्र में अपनाएंगे, हो सकेगा तो हिंसा भी करेंगे। और वैसे ये आप जानते ही हैं, अगर कहीं बीजेपी की सीटें 400 या 400 पार हो गई होती तो पूरे अपोजिशन ने देश में आग लगाने की तैयारी कर ली थी। तो अब चूंकि ये एजेंडा में सफल हो गए हैं, और ये लगातार ये बात आप सुन रहे होंगे जून से ही, कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है, नरेंद्र मोदी की सरकार माइनॉरिटी में है, ये सरकार गिर जाएगी। और अब तो खबरें ये भी आई हैं कि अमेरिका ने बैप्टिस्ट चर्च को इस काम में लगाया है आंध्र प्रदेश में, कि साहब नायडू को आप मनाइए, और वो जो है मोदी गवर्नमेंट से समर्थन वापस ले। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो अभियान है वो जारी है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वो ऐसे नहीं हो गया है। उसका अल्टीमेट निशाना, जो अल्टीमेट टारगेट है, वो इंडिया है। बांग्लादेश तो बहुत छोटा सा देश है, जो कि भारत के उड़ीसा से भी छोटा देश है। और बांग्लादेश के अगर भारत की उंगली पकड़ के नहीं चले तो वो 2 दिन नहीं चल सकता। उसको बिजली भारत से मिलती है, उसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भारत से मिलता है, उसको गेहूं, चावल, सब्जियां, मीट और मसाले सब भारत से मिलता है। उसको टायर, हर तरह के टायर, चाहे वो साइकिल के हो, रिक्शा के हो, ट्रक के हो, बस के हो, मोटरसाइकिल के हो, कार के हो, ट्रैक्टर के हो, सब भारत से मिलता है। मसाले भारत से मिलते हैं।
उसके जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको जितने छोटे मोटे टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, मेटल चाहिए, लोहा चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, तांबा चाहिए, कॉपर चाहिए, सब यहीं से जाता है। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी तो इंडियन सब, और सबसे बड़ी जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है गारमेंट, तो पूरा कपास इंडिया से जाता है यहाँ, और टेक्सटाइल कपड़ा इंडिया से जाता है, जिसकी वहां जाके शर्ट और पैंट और अन्य वस्त्र बनते हैं। तो बांग्लादेश तो भारत के हैंड होल्डिंग के बगैर चल ही नहीं सकता। 1800 मेगावाट की पावर सप्लाई रोज है भारत से बांग्लादेश को। आप जो कह रहे हैं, हाँ, चुनाव के समय तो राहुल गांधी ने ही कह दिया था कि साहब ये अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, तो पूरे देश में आग लग जाएगी। कल का आपने राकेश टिकैत का बयान भी सुना होगा, जिसमें हाँ, वो उन्होंने कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी बनेगी और ये भाग जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। ऐसे लोगों का इलाज क्या है साहब? ये आपका कम्युनिस्ट टूल किट है। 1940 से लेके 1960 तक जहां सीपीआई थी, जहां सीपीआई खड़ी थी, कांग्रेस आज वहीं खड़ी है। आप अगर सीपीआई का इतिहास देखिए, सब अवेलेबल है नेट पर, पीपुल पब्लिशिंग हाउस के पब्लिकेशन में मौजूद है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सीपीआई ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों साथ दिया था? जो की साहब जो है उस समय सोवियत यूनियन और ब्रिटिश साथ आ गए थे। उससे पहले सोवियत यूनियन का, स्टालिन का, बाकायदे हिटलर से नॉन एग्रेशन पैक्ट था, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, इसका समझौता था। हिटलर ने समझौते को तोड़ दिया, रूस पे हमला किया, तो साहब कम्युनिस्ट पार्टी ओवरनाइट फिर से जो है साथ में हो गई। जब तक ये इनका समझौता नहीं टूटा था, तब तक सीपीआई खिलाफ थी ब्रिटेन के। जैसे ही समझौता तोड़ा हिटलर ने, वो साथ हो गई ब्रिटेन के। और उस समय के जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, जो भाषा गांधी नेहरू के बारे में बोलते थे, वही भाषा आज राहुल गांधी मोदी के बारे में बोल रहे हैं। उस समय के नेता जो जो रजनी पाम दत्त थे, अजय घोष थे, या केरला के मुख्यमंत्री जो बाद में बने, वो आपके नंबूदरी पाठ थे, ईएमएस नंबूदरी पाठ थे, या श्री राजेश्वर राव थे, और श्री अमृतपाल डांगे थे। ये सब वही भाषा जो बोलते थे। ये आजादी झूठी है, नेहरू तो पूंजीपतियों का और बुर्जुआ का और इंपीरियल पावर का एजेंट है, दलाल है, ये सब बोलते थे। वही एग्जैक्टली भाषा आज राहुल गांधी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, वही भाषा वो बोल रहे हैं देश के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो टिकैत उसी टूल किट का हिस्सा है। और बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा जो टूल है, वो है नफरत, वो है घृणा। और देखिए, ये इकोसिस्टम और एकेडमिक सपोर्ट की ये ताकत होती है। जो दल, जो गठबंधन, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भारत देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाता है, वो कहता है मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। और देखिए बीजेपी कितनी दुर्बल है, कितनी कमजोर है, कि वो कांग्रेस के इस फेक नैरेटिव से लड़ नहीं पा रही है। ये ताकत होती है इकोसिस्टम की। ये भारत के लोगों को आज भी समझ में नहीं आता। उनको केवल जो है सस्ता पेट्रोल चाहिए और सस्ता उनको डीजल चाहिए, या उनको सस्ती एलपीजी चाहिए। लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, ना उन्हें रोजगार चाहिए। और बिना मांगे उनको हर योजना का लाभ मिल रहा है। उनको आयुष्मान का लाभ मिल रहा है, उनको आवास मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही है, उनको फ्री में राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उनको। लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हिंदुओं को शिकायत हमेशा बनी रहती है उन्हें। लेकिन वो जो राजनीति की बारीकियां हैं, और नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत साफ कही थी 15 अगस्त को, और उन्होंने ग्लोबल डीप स्टेट को, अमेरिका को एड्रेस करते हुए कहा था कि हमारा विकसित होना आपके लिए खतरा नहीं है, और चुनौतियों को चुनौती देना हमारी फितरत है, हमारा चरित्र है, हमारा कैरेक्टर है। ये पीएम ने 15 अगस्त के अपने भाषण में बहुत साफ कहा था। तो ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए कि भारत के खिलाफ इस समय कहाँ कहाँ क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। तो हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। और ये बात मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी लीडरशिप के लिए,
कि दिल्ली से माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को संचालित करने की जो आपका मॉडल है, इसको बदलने पर गंभीरता से विचार करें। यूपी गुजरात नहीं है। क्या पीएमओ का ज्वाइंट सेक्रेटरी गुजरात चला सकता है, लेकिन पीएमओ का ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपी नहीं चला सकता। क्या यूपी के नेताओं को थोड़ी सद्बुद्धि आई है? इधर केशव मौर्य के बयान बड़े सकारात्मक हैं। वो उनके अभी बयान आए कि साहब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है और पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए ऐसा है, ये दैनिक बयानों को ज्यादा महत्व मत दीजिए। केवल आप ये देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से जो बीजेपी की जो परफॉर्मेंस खराब हुई, उससे जो तूफान उठा था, उससे जो गुबार उठा था, मौर्य का बयान केवल इसी बात का संकेत है कि अब लगभग 3 महीने बाद वो गुबार अब बैठ रहा है। जो भी विवाद पैदा हुए थे, भाई आफ्टर ऑल अगर बीजेपी की सीटें कम हुई हैं तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसकी। लेकिन आप इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब टिकट के बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर योगी आदित्यनाथ नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर योगी आदित्यनाथ नहीं है, जब सारे फैसले केवल 2 लोगों ने किए थे, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, और अगर परिणाम अगर खराब आए, आपको सीटें नहीं मिली, तो उसके लिए योगी के जिम्मेदार हो गए। और खुद योगी जी ने कहा है कि हम चुनाव हारे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। आज संजय निषाद का एक अखबार में लंबा इंटरव्यू छपा है कि हम जो है अति आत्मविश्वास में हम मारे गए। तो ये सब चीजें हुई हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और क्षेत्रीय पार्टियों में बुनियादी अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी झटके से, हार से सीखती है और बहुत तेजी से जो सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म है इस पार्टी में लागू होता है और अगली बार वो गलती नहीं दिखाई पड़ती है। तो आज की जो बैठक हो रही है, ये वही सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म को कैसे लागू किया जाए, कैसे उसको फॉर्मलाइज किया जाए और कैसे उसके ऊपर आम सहमति बनाई जाए और सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि ये खेमा वो खेमा। बीजेपी में कोई खेमेबाजी वैसे वास्तव में यूपी में है नहीं, और जो कुछ आपको लोग बोलते हुए दिखते थे, केशव मौर्य जैसे लोग, ये सब दिल्ली के इनको कहीं और से ताकत मिल रही थी, इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है। और इवन भूपेंद्र चौधरी की अपनी कोई ताकत नहीं है। तो केशव मौर्य जो बोलते हैं, इसको बहुत ज्यादा महत्व मैं नहीं देता, और न मैं समझता हूँ कि इसको महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि केशव मौर्य का अभी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है कि वो यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को चुनौती दे सके। अपनी सीट तो जीत तक नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी नमस्कार।